नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जिसमें हम भारतीय इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को जाना और उसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात की और ये जानने का प्रयास किया कि इस सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। उसके बहुत सारे स्थलों के बारे में हम बात कर चुके हैं जो वहां के महत्वपूर्ण नगर थे, जहां से ज्यादा मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए थे। अब कुछ ऐसे भी स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो छोटे स्थल है, मतलब छोटे कहने का मतलब कि वहां पर मतलब सभ्यता के अवशेष कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं ना। तो वहां के अवशेषों को भी हम देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर कभी कभी इससे सवाल पूछा जा सकता है। अभी यूपीएससी का एग्जाम, यूपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है अक्टूबर में, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है, बहुत छोटे छोटे स्थलों से पूछ लिया गया है। तो हम बस जान लेते हैं कि स्थान कहां पे है और उनके क्या नाम है। तो हमने पहले ये जाना है कि जो बंदरगाह है, 3 बंदरगाह मेनली इंपॉर्टेंट थे। तो वो था एक लोथल, है ना, लोथल के बारे में हम बात कर चुके हैं। 2 नाम और मैंने लिए थे, रंगपुर और सुतकांगेडोर। तो जो सुतकांगेडोर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही स्थित है ना। दाशको नदी के किनारे पर स्थित है ये स्थल, और ये स्थल पहले ही 1927 में ही खोज दिया गया था। आर्लेन स्टाइन के द्वारा ही यह स्थान खोजा गया था, सुतकांगेडोर। ये भी महत्वपूर्ण स्थल था, पोर्ट ही था, बंदरगाह है ना, तो व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। और क्या हुआ था कि इसमें जो साक्ष्य मिले हुए थे, एक विशेष चीज में प्राप्त होती है, बेबीलोन जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई थी। जैसे हमारे यहाँ ताम्रपाषाण टाइम पे गढ़ेश्वर संस्कृति थी राजस्थान में, वैसे ही वहां पर एक बेबीलोन करके एक स्थान था। तो उस जगह में जो संस्कृति डेवलप हुई, तो उस संस्कृति से मतलब व्यापार के अवशेष हमको सुतकांगेडोर से वाले पोर्ट से हमको प्राप्त होते हैं। और जो रंगपुर है वो गुजरात नहीं है, लोथल के पास में है ना। ये भी पोर्ट है, व्यापारिक नगर है, दुर्ग की संरचना यहाँ प्राप्त नहीं होती, मिट्टी की चीजें प्राप्त हुई हैं और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो रंगपुर हो गया है। और सुतकाको करके एक पाकिस्तान में स्थल है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण स्थल है पाकिस्तान का, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। और कोटदीजी सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कुछ और स्थल भारत में है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आलमगीरपुर है मेरठ में मैंने ये भी बोला हुआ है कि जो मतलब इस सभ्यता का मतलब फैलाव था वो उधर सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से स्टार्ट होकर भारत में मेरठ तक था। तो मेरठ में जो अंतिम अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं वो आलमगीरपुर से ही प्राप्त हुए हैं। तो आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। और इधर उत्तर में मैंने बोला था कि वो जो मांडा है, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है उत्तर में, और नीचे गंगा की तराई तक, है ना। तो जो मांडा है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित स्थल ही है। वहां पर इसमें कुछ जो है तो हड़प्पोत्तर काल के भी अवशेष में प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत दिनों तक यहाँ पर जीवित थी, अपने केंद्रीय स्थान पर समाप्त होने के बाद। तो ये वाला एक स्थल हो गया। और जो नर्मदा के मुहाने तक बात की गई थी कि नर्मदा के मुहाने तक ये सभ्यता फैली हुई थी, तो लास्ट स्थल महाराष्ट्र में प्राप्त होता है। नर्मदा नदी के मुहाने पर ही है वो, किनारे पर एक स्थल पाया जाता है जिसे दायमाबाद कहते हैं। तो दायमाबाद से बहुत अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, कांसे के कुछ बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये तो दायमाबाद की बात हो गई। और ऐसे ही रोपड़ स्थल एक प्राप्त हुआ है पंजाब में। तो पंजाब और रोपड़ में एक विशेषता ये है कि इसमें जो कब्र प्राप्त हुई, लोगों को दफनाया गया है, तो इसमें लोगों को उनके पालतू जानवर, जो उनका पालतू मतलब कुत्ते, तो कुत्ते के साथ उनको दफनाया गया। तो ऐसा भी माना गया है कि ये लोग पशु प्रेमी भी थे। तो ये यहां से अवशेष, रोपड़ से हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो कच्छ गुजरात में एक स्थल प्राप्त हुआ है, कच्छ गुजरात, ये वही एरिया रन ऑफ कच्छ वाला जो जहां पर लोथल स्थित था। तो यहां पर सुरकोटदा करके एक स्थान प्राप्त हुआ है। कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ टीले, ऐसी कुछ चीजें, विशेष चीजें बहुत नहीं प्राप्त हुई है। तो ये जो महत्वपूर्ण स्थल थे, एक बालू स्थल प्राप्त हुआ, जिससे सेम क्वेश्चन बालू के नाम से आया ही हुआ है यूपीपीएससी में। तो ये हरियाणा में स्थित है ना। तो ये स्थल हो गए, छोटे छोटे स्थल हो गए, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ पर इस सभ्यता के अवशेष तो हमें प्राप्त हुए। तो ये स्थलों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम सिंधु घाटी के अंदर पहुंचेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों की नगर व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था, कैसा रहन सहन था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनका नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, है ना। इन्होंने कैसे शहरों को बनाया हुआ था और किस लिए हम इसको नगरीय सभ्यता कह रहे हैं। और नगरीय सभ्यता में और जो ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण सभ्यता थी उसमें क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नगर नियोजन कैसा था। तो नगर नियोजन के लिए हम बात करेंगे। तो नगर नियोजन का सीधा संबंध है सिटी प्लानिंग से, कि इन लोगों की सिटीज कैसी थी, जो बड़े नगर थे वहां पर कैसे लोग रह रहे थे, जो छोटे नगर थे वहां पर लोग कैसे रह रहे थे, है ना। तो इस पे हम बात करेंगे। तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ के लोगों के घर पक्के ईंटों से बने हुए थे, मतलब पक्के मकान बने हुए थे।
जो मतलब जो आगे आने वाली सभ्यताओं और इससे पीछे जो सभ्यताएं थी उनमें हमको बहुत दिनों तक आने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पक्की ईंटों के घर ना बनाकर ये लोग नहीं रह रहे हैं कोई भी। जैसे हम वैदिक सभ्यता देखेंगे, वहां पर पक्की ईंटों का नहीं, पेस्टोरल लोग थे, देहाती लोग, तो मिट्टी के मकान भी नहीं बना रहे थे, वो तो लकड़ियों के मकान बनाकर मतलब क्या कहते हैं झोपड़ी टाइप की संरचना बनाकर रह रहे थे लोग। पेस्टोरल लोग एकदम से थे वो लोग, वैदिक सभ्यता वाले। और आगे चलने पर भी हम पक्की ईंटों के मकान बहुत बाद में मिलने प्रारंभ हो गए, इससे पहले तो बना नहीं रहे थे लोग। तो इनकी सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग पक्के मकान बना रहे थे, पक्के मकान बना रहे थे और पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। सिर्फ आपने देखा होगा कालीबंगा और रंगपुर में ये कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, बाकी जगह पे ये पक्के मकान बना रहे थे ये लोग। और क्या कर रहे थे, तो पक्के मकानों के साथ साथ इनकी जो मकानों की संरचना थी वो बहुत ही बहुत बड़े बड़े मकान भी ये लोग बना रहे थे, क्योंकि कभी कहीं कहीं पे ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं कि एक घर में करीब 30 कमरे प्राप्त हुए हैं। जिससे ये पता चलता है कि जो इनके घर की संरचना थी, संयुक्त परिवार भी रहा होगा शायद, या फिर ये कोई सार्वजनिक स्थल रहा होगा जहां पर करीब 30 कमरे थे। और इन्होंने डबल फ्लोरिंग बिल्डिंग मतलब 2 तल्ले वाले मकान, 2 मंजिला मकान भी इनके द्वारा बनाए गए हैं। जो यहाँ पर नाली और सड़कों का जाल बिछा हुआ है वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बिछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्लानिंग के बिना बनाया गया हो, मतलब उनमें कोई ऐसी अव्यवस्था टाइप की अव्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहां पर जो सब कुछ है तो वो सिस्टमैटिक ढंग से है। नालियां एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, हर घर से नालियां निकल रही हैं, हर घर में रसोई मिल रही है, स्नानागार मिल रहा है, भोजन बनाने का स्थान अलग है, स्नान करने का स्थान अलग है। और बहुत जो मोस्टली घर प्राप्त हुए हैं तो उन घरों में क्या है कि हमें कुआं प्राप्त हुआ है। तो एक बात देखेंगे कि जो वहां के घर है तो वहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, कुआं। कुआं इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इनको वाटर रिसोर्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी और कुआं प्रत्येक घरों में प्राप्त हो रहा था। जो संपन्न लोग थे उनके घर में कुएं था, और कुछ सार्वजनिक कुएं भी प्राप्त हुए जो बाहर की जगहों पर है, तो वहां पर बाहर के लोग आकर, जो नीचे तबके के लोग थे वो आकर वहां पर पानी भरते रहे होंगे। ऐसी संरचना में प्राप्त हुई। नालियां जो ये स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते हैं। जो नालियां बनी हुई है सबके घर से जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई है। और जो नालियां हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर तो काट ही रही है, पर क्या है कि नालियां पूरी तरह से ढकी हुई है। नालियों को ऊपर से ईंटों से या फिर क्या कहते हैं पत्थर की बड़ी बड़ी स्लीटों से ढका गया है। तो ये लोग स्वच्छता पे भी ध्यान दे रहे हैं। एक विशेष बात देखने को मिलती है कि जो इनके नगर हैं तो इनमें जो घर बने हुए हैं तो वो मान लीजिए हाईवे है, तो घरों के दरवाजे जो है वो हाईवे की ओर नहीं खुलते। घरों के दरवाजे जो घर बने हुए हैं उनके मुख्य द्वार हाईवे की ओर ना होकर गलियों में खुलते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि इन लोगों का सीधा संबंध था कि मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि, जैसे आजकल भी बनाया जा रहा है कि जो अपना मतलब मकान बनाता है वो मेन सड़क की ओर उसके दरवाजे नहीं होते हैं, जो हाईवे होते हैं उनकी तरफ नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी थी इनके घरों में, मतलब क्या कहते हैं प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था थी, है ना। तो ये लोग मतलब आज की दृष्टि, आज जैसे घर बन रहे हैं उसी हिसाब से वैसे ही घर वो पहले भी बना रहे थे। मतलब आज के स्ट्रक्चर में और पहले के स्ट्रक्चर में इतना अंतर दिखाई नहीं पड़ता। आप देखेंगे अगर जो फोटोज हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसमें आप देख पाएंगे कि ईंटों का प्रयोग इतनी बारीकी से किया गया है, घर इतने प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं। एक बात और है कि इन लोगों में जो शहर था वो दो भागों में डिवाइड था। एक दुर्ग वाला भाग था जहां पर शायद शासक वर्ग के लोग रह रहे थे, एक निचला भाग था जहां पर आम जनता रह रही थी। दुर्ग वाले भाग को पहले तो पूरा शहर एक बाउंड्री वॉल से या फिर प्राचीर से, सुरक्षा प्राचीर से मतलब सुरक्षित था, और जो दुर्ग वाला भाग है उसे एक अलग प्राचीर से सुरक्षित किया गया था। तो इस प्रकार इनका शहर भी 2 भागों में बटा हुआ था। सिर्फ धोलावीरा वाली जगह पे शहर जो है तो सिर्फ 3 भागों में बटा हुआ है। एक उचला शहर, एक मध्यम और एक निचला शहर। इसमें शहर को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कहीं कहीं पे दुर्ग की संरचना नहीं प्राप्त होती है, तो इससे ये पता चलता है कि यह शायद व्यापारिक नगर रहा हो, जैसे चहुंदड़ों में नहीं प्राप्त होती है। तो ऐसा लगता है कि व्यापारिक नगर रहा हो, शुद्ध रूप से यहाँ पर व्यापार होता रहा हो, तो इसीलिए यहाँ पर शासक वर्ग नहीं रहता रहा हो। जैसे हमारे नेशनल कैपिटल है जो दिल्ली, भोपाल, वहीं पर हमारे शासक वर्ग मतलब जो हमारे गवर्नमेंट चलाते हैं वो लोग, मंत्री या फिर सेक्रेटरी वगैरह, सचिव लोग, तो वो वहीं पे रहते हैं ना। तो बाकी के नगरों में वो लोग नहीं रहते। तो इसी प्रकार ऐसा माना जा रहा है कि जो बड़ी बिल्डिंगें या फिर दुर्ग थे वो सिर्फ बड़े शहर में बने हुए थे और छोटे शहरों में दुर्ग की व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार, और ईंटों का जो रेशियो था, जो ईंटें प्राप्त हुई तो वो ऐसी नहीं है कि मनमानी कैसे भी ढंग की ईंटें यूज कर ली गई है। ईंटों का एक प्रॉपर रेशियो था। ईंटें 4:2:1 रेशियो की ईंटों का यूज कर रहे थे ये लोग, और
इनको जोड़ने के लिए चूने और जिप्सम का प्रयोग कर रहे थे। कहीं पे मोटर का भी प्रयोग कर रहे थे, पर मोटर यहाँ वाले जो मतलब सीमेंट है उसके जैसा नहीं था, सीमेंट वाला मिक्सचर नहीं था, वो एक विशेष प्रकार के मिक्सचर का उपयोग ये लोग मतलब ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए कर रहे थे। और क्या हो रहा था कि ये मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ छोटी संरचनाएं बना रहे थे, जैसे हमने बताया कि मतलब अभी ये लोग बड़े से कमरे भी प्राप्त हुए, 2-2 मंजिला इमारत प्राप्त हुई है। जो मोहनजोदड़ो में वो अन्नागार प्राप्त हुआ है, अन्न कोठार, तो अन्न कोठार का मतलब साइज करीब 45 मीटर लंबा है अन्न कोठार। तो मतलब एक इतना विशाल अन्न कोठार प्राप्त होना, अन्नागार प्राप्त होना, यह भी दर्शाता है कि लोग बड़ी बड़ी संरचनाएं भी बना रहे थे। और ये भी पता चलता है कि जो खेती थी तो ये सरप्लस में उगा रहे थे, मतलब अधिशेष में उगा रहे थे, ज्यादा उत्पादन कर रहे थे। तब तो स्टोर करने के लिए इतने बड़े स्टोरेज हाउस की आवश्यकता हमको पड़ी है। तो इस प्रकार इनके नगर नियोजन के बारे में बात हो गई कि मतलब पहली बात तो ये लोग पक्के घर बना रहे थे, समूह में रहते थे, जहां पर जनसंख्या ज्यादा थी वहां पर करीब 4-4, 5-5 हजार लोग इकट्ठा साथ में रह रहे थे, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। और हर प्रकार से ये आज के नगरों के समान ही इनकी स्ट्रक्चर और डिजाइन्स थी, जो आगे आने वाली सभ्यता में बहुत दिनों तक बाद में डेवलप होंगी। वो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत साल पहले ईसा पूर्व ही हम प्राप्त कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि इनके सामाजिक संरचना कैसी थी। सामाजिक संरचना से मतलब है कि मतलब इनका जीवन कैसा था, ये क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, लोग पहनते क्या थे, कपड़े कैसे थे, मनोरंजन कैसे करते थे, है ना। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। या फिर जो यहाँ पे स्त्री पुरुष रह रहे थे उनका स्वभाव कैसा था, वो किस प्रकार की मतलब जो क्रियाकलाप हैं उसमें संलग्न थे, इस पे हम बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में यह कहा जाता है कि जैसे आजकल हमारे यहाँ है, हमारे भारत में समाज की इकाई परिवार है, सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार माना जाता है ना। तो शायद यहां भी संयुक्त परिवार या फिर न्यूक्लियर फैमिली या क्या कहते हैं एकल परिवार, संयुक्त परिवार की संकल्पना रही होगी, है ना। तो सामाजिक जीवन के बारे में हम ये कह सकते हैं। एक विशेष बात निकल के ये आती है कि इन लोगों का मतलब जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। तो मात्र सत्तात्मक समाज मतलब जहां पर माता ही मतलब समाज की मुखिया होती है। अभी हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, जहां पर पिता ही सब परिवार का मुखिया होता है, पिता के नाम से परिवार चलता है ना, बच्चे के नाम से के साथ पिता का नाम जोड़ा जाता है। वैसे क्या था, तो इनके समाज पे ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि जो बहुत सारी मुहरें प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उसमें जो देवियां हैं, मात्र देवियां हैं, वो ज्यादा मात्रा में उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि ये समाज मात्र सत्तात्मक था। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनके जमाने की बात है मात्र सत्तात्मक समाज। आजकल मतलब जो हमारा किंगडम हुआ है एक साउथ में सातवाहन, तो उसमें जो है तो सातवाहन साम्राज्य जो था वो मात्र सत्तात्मक ही था, क्योंकि उनके जो है तो जो राजा हुआ करते थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ा करते, जैसे गौतमी पुत्र, तो गौतमी उनकी माता का नाम था। केरल में अभी जो है तो जो सोसाइटी है एक नायर करके, तो नायर सोसाइटी वाले भी मात्र सत्तात्मक समाज से ही मतलब संबंधित है और वो मात्र सत्तात्मकता को ही फॉलो करते हैं। तो इनका सामाजिक जीवन की इकाई जो परिवार थी, और क्या था कि ये लोग जो स्त्री और पुरुष थे दोनों जो है तो आभूषण के प्रेमी थे, आभूषण पहनते थे, बहुत प्रकार के आभूषण, बहुत सारे मनके प्राप्त हुए हैं विशेष पत्थरों के, सोने चांदी के, है ना। तो ये लोग आभूषण पहनते थे। मोहनजोदड़ो से एक आभूषण का बहुत बड़ा जत्था सा या फिर एक बहुत बड़ा सा कूड़ा प्राप्त हुआ है हमको, है ना। पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे। एक आप मूर्ति, अभी आप एक प्रतिमा देख रहे हो स्लाइड में, तो इसमें क्या है कि इस मूर्ति में एक पुरुष दिख रहा है जो उच्च कुल का लग रहा है ना। तो उसने जो है तो एक विशेष प्रकार के गोटेदार कपड़े, डिजाइनदार कपड़े पहने हुए हैं, है ना, कान पे या नाक पे बाली पहनी हुई है। तो इस प्रकार ये पता चलता है कि ये लोग श्रृंगार प्रेमी भी थे। महिलाएं बस इन्हें, पुरुष भी श्रृंगार कर रहे थे। बहुत सारी श्रृंगार मंजूषा प्राप्त हुई। तो श्रृंगार मंजूषा मतलब बॉक्स, बक्सा, है ना, श्रृंगार का एक बक्सा प्राप्त हुआ है। चहुंदड़ों से हमें लिपस्टिक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, काजल प्राप्त हुआ है और एक कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है, वो आज के दर्पण मतलब जो कांच वाला दर्पण है उससे डिफरेंट है, वो कांसे का है, टोटल कांसे का बना हुआ है। कांसे की चिकनी सतह से शायद दर्पण के रूप में उसका उपयोग किया जाता रहा हो, कांचे की मतलब कांसे की चिकनी सतह का। पर जो आजकल के दर्पण है उससे टोटली डिफरेंट है। आजकल का दर्पण उस टाइम पे तो था नहीं, 1835 में इसकी खोज की गई है। जर्मन के एक केमिस्ट हैं जस्टस वान के द्वारा, उनके द्वारा इसकी खोज की गई है। जो हमारे यहाँ अब शीशा प्रचलित है, मिरर, उसकी खोज तब की गई है। तो इस प्रकार दर्पण के भी अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं।
और कुल मिलाकर बहुत सारे मनके प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे मालाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग आभूषण प्रेमी थे। भोजन के लिए, तो भोजन में ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उपयोग करते थे। जो पालतू पालते थे उन्हीं के मांस का सेवन कर रहे थे। और ये अभी कुछ एक रिसर्च आई है, उसमें ये पता चला है कि ये लोग मीट का, मांस का ज्यादा उपयोग कर रहे थे। जो उनके पालतू जानवर थे, कैटल्स थे, उन्हीं के मांस का ये लोग ज्यादा प्रयोग कर रहे थे और मांस ज्यादा मात्रा में खा रहे थे। भले ये खेती प्रचुर मात्रा में कर रहे थे, पर मांस ज्यादा खाते थे और अन्न का सेवन ये लोग कम कर रहे थे। वस्त्र में सूती वस्त्र, कपास का प्रयोग तो ये लोग करने ही लगे थे। सूती और ऊनी वस्त्र, दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए शिकार खेलते थे, पांसा और चौपड़, जैसे लूडो होता है वैसे प्रकार से पांसा और चौपड़ होता है, वो खेला करते थे। या फिर मछली पकड़ने का काम करते थे, या पशुओं की आपस में लड़ाई, जैसे मुर्गों की लड़ाई आपने देखी होगी या सुनी होगी फिल्मों में, तो ये काम ये लोग किया करते थे। बहुत सारे मछली पकड़ने वाले औजार भी, मतलब जो वो कांटे होते हैं, वो प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार इनके सामाजिक संरचना से और सिटी प्लानिंग से हम एक चीज निर्धारित कर सकते हैं कि इनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी था। तो इनको गणित का ज्ञान था, जियोमेट्री का ज्ञान था, ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान था, मौसम संबंधी ज्ञान था, है ना, और धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत ज्यादा संलग्न थे और जादू टोनों पर भी ये लोग भरोसा कर रहे थे। तो इस प्रकार हमने इनके सामाजिक जीवन को भी जानने का प्रयास किया कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था। अब हम ये जानेंगे कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ये लोगों के यहाँ कोई राजनीतिक लोग थे कि नहीं थे, राजा था कि नहीं था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जब इतना स्ट्रक्चर्ड था, जब इनकी सिटी प्लानिंग इतनी अच्छी है, सब कुछ व्यापार इतना समृद्ध अवस्था में है और सब कुछ इतना सिस्टमैटिक है, तो जो मतलब इनका कोई ना कोई जरूर राजा रहा होगा, कोई ना कोई इन सब चीजों को मैनेज करने वाला कोई अवश्य ही राजा रहा होगा। तो इस प्रकार हम ये जानेंगे कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो राजनीतिक जीवन के बारे में अब क्या है कि राजनीतिक, जैसे अशोक के काल का है, तो अशोक के काल से हमें राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलने लगती है, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम के लिखित अवशेष जो है हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, तो हम उनको पढ़कर ये जान लेते हैं कि उस टाइम का राजनीतिक जीवन कैसा था, या फिर शासक वर्ग कैसा था, कौन लोग शासन कर रहे थे। तो यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि इनके लिखित अवशेष तो प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए ज्यादा कुछ कह पाना मुश्किल है। बस ये अंदाजा लगाया गया है कि जब हर जगह किसकी बात हो रही है, व्यापार की, व्यापारियों की, वणिक वर्ग की, तो ये माना जा रहा है कि जो शासक वर्ग था तो व्यापारी ही शासन कर रहे थे। यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं वही शासन कर रहे थे, व्यापारी ही शासन कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शासक वर्ग था वो व्यापार से संबंधित था और व्यापारी लोग ही शासन कर रहे थे। बहुत सारे जो फिलोसोफर आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, है ना, ब्रिटिश, तो उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त की हैं। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि जो पुरोहित हैं, है ना, तो पुरोहितों के द्वारा ये शासन चलाया जा रहा था, क्योंकि इनका जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था बेसिकली, विद्वानों में, योद्धाओं में और व्यापारी और श्रमिक, 4 कैटेगरीज में बटा हुआ था, जिसके कारण कुछ लोगों ने यह भी अंदेशा लगाया कि शायद यहाँ पे श्रमिक वर्ग भी रहा हो, दास प्रथा का भी प्रचलन रहा हो, है ना। तो उसी हिसाब से जो स्टुअर्ट पिगट है उन्होंने ये बोला है कि जो पुरोहित लोग थे, पुरोहित वर्ग था, विद्वान लोग थे, वो शासन चला रहे थे, है ना, क्योंकि धार्मिक, मतलब ये लोग ज्यादा धार्मिक भी थे, तो इससे ये भी अंदाजा लगाया गया है कि जो पुरोहित वर्ग था, विद्वान लोग थे, वो शासन चला रहे थे। अर्नेस्ट मैके ने कहा है कि ये एक प्रकार का जनप्रतिनिधि शासन था, है ना, जैसे अपने जनप्रतिनिधि भेज के लोग शासन कर रहे थे। और हंटर या व्हीलर है, उन्होंने, उन दोनों की फिलॉसफी क्या है कि इनका जो शासन था वो प्रजातंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। तो कुल मिलाकर सारे फिलोसोफर मिलकर एक बात तो जरूर कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन है वो जनतंत्रात्मक था, राजतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। तो ये सीधी बात है कि मतलब कुल मिलाकर बात तो सिर्फ ये है कि इनका शासन जो है तो राज व्यवस्था संबंधित ही किसी प्रकार से नहीं थे, और अगर इनमें कोई शासन व्यवस्था थी तो वो प्रजातंत्र से संबंधित थी। अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि इनका जो है तो आर्थिक जीवन कैसा था, ये खेती कैसे कर रहे थे, पशुपालन कैसे कर रहे थे। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि लोग खेती कैसे कर रहे थे, व्यापार कैसे कर रहे थे और पशुपालन कैसे करते थे। जो इनका आर्थिक जीवन था वो ताम्रपाषाण से सिर्फ इस प्रकार से भिन्न था कि जो ताम्रपाषाण कालीन लोग थे वो कुल मिलाकर सिर्फ कुछ मात्रा पर खेती पर और कुछ पशुपालन पर डिपेंडेंट थे, इसीलिए वो लोग हमेशा ग्रामीण सभ्यता रह गए। तो अब हम देखेंगे कि इनका सिंधु घाटी वाले सभ्यता वाले लोग जो है तो नगरीय सभ्यता कैसे बने, वो सिर्फ और सिर्फ कि इसका एक कारण था कि उनका डिपेंडेंसी जो थी, उनकी डिपेंडेंसी
खेती पे, पशुपालन पे और व्यापार पे थी। तो हम ये देखेंगे इनका जो आर्थिक जीवन उन्नत था, ये उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। सबसे पहले ये देख लें कि आप ये जान लीजिए कि ये लोग उन्नत कृषि कर रहे थे, उन्नत व्यापार कर रहे थे और पशुपालन भी उन्नत अवस्था में था। तो इनका आर्थिक जीवन उन्नत था। और जो इनका व्यापार था, ये व्यापार के लिए पहली बात तो ये आंतरिक व्यापार कर रहे थे, मतलब सिंधु घाटी के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे नगरों, बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। और इससे बाहर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार कर रहे थे। जो रंगपुर, लोथल, असूद, कांगे, ढोर करके जो इनका बंदरगाह था, वहां से व्यापार कर रहे थे। ये पश्चिमी देशों में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, क्योंकि बहुत सारी मोहरें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं वहां की, और यहाँ के बहुत सारे मोहर वहां पर प्राप्त हुए हैं मेसोपोटामिया और मिस्र वाली सभ्यता में। तो इस प्रकार ये पता चलता है कि इनका व्यापार उनसे होता था और चालू था। ठीक है। तो अब हम देख लिए कि व्यापार की बात, तो व्यापार ये लोग किन चीजों का कर रहे थे? तो ये शायद व्यापार कर रहे थे अपने यहाँ के बनाए गए बहुत सारी चीजों का, मोहरों का, मनकों का, और जो यहाँ के विशेष पत्थर थे उनके सामान जो बनाते थे उनका व्यापार कर रहे थे। वहां से सोने की चीज एक्सचेंज करके लाते थे, तांबे का सामान ला रहे थे, है ना। तो इस प्रकार ये लोग व्यापार कर रहे थे। व्यापार के लिए जो आंतरिक व्यापार के लिए था, तो आंतरिक व्यापार के लिए ये लोग बैलगाड़ी का यूज कर रहे थे, जो बैल द्वारा जोते जाते थे, कुबड़ वाले बैल का, इसीलिए बार बार यहाँ पर प्रयोग आता है, जिक्र आता है ना। जो सिंधु घाटी से संबंधित चीजें हैं वहां पर बैल का बहुत बार प्रयोग करते हैं और आता है। तो इस प्रकार है कि, और जो खेती थी, तो खेती के लिए क्या कर रहे थे ये लोग कि जो बड़े शहर थी वहां पर खेती तो हो नहीं रहे थे, क्योंकि औद्योगिक नगर थे, है ना, उद्योग से संबंधित थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों से खाद्यान्न उगाकर शहरी क्षेत्रों की ओर भेजा जा रहा था, जैसा कि आजकल भी होता है ना। बहुत सारे जो अन्नागार थे, है ना, तो वो कहां पर बने हुए थे? बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्नागार बने थे। वहां पर क्या करते हैं कि स्टोर किया जाता था इन अन्नागारों में अन्न को उगाकर, और वहीं से सब जगह के लिए भेजा जा रहा था। और इनका जो पशुपालन था, तो पशुपालन में ये लोग गाय, भेड़, बकरी को तो पहले से ही जानते थे, है ना। तो अब नए पशु कुछ आ गए, जैसे इनको बैल का ये लोग बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे। और क्या कर रहे थे कि हाथी के बारे में जानने लगे, बाघ की मुहरें प्राप्त हुई हैं, बाघ के बारे में जानते थे, हिरण के बारे में जानते थे, गधे का प्रयोग ये लोग कर रहे थे। पर एक पशु है घोड़ा, अश्व, जिसका आगे चलकर वैदिक सभ्यता में बहुत ही ज्यादा प्रयोग हो जाएगा। और वैदिक सभ्यता अश्व केंद्रित थी, है ना, हॉर्स सेंट्रिक थी, क्योंकि यहां पर घोड़े का हर जगह प्रयोग हो रहा था। और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में भी घोड़े का उपयोग किया जा रहा था। तो इसलिए सभ्यता को क्या बोला जा रहा था? वहां की संस्कृति घोड़े पर केंद्रित थी। जो घोड़ा है, घोड़े शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कम से कम 215 बार मिलता है। तो इसलिए ये पता चलता है कि मतलब वहां के लोग घोड़े पर एकदम आश्रित थे और घोड़े के बारे में उनको जानकारी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में बहुत ज्यादा अवशेष नहीं प्राप्त हुए घोड़े के, सिर्फ बहुत कुछ थोड़ा हड्डियां प्राप्त हुई है घोड़े की, वो भी महाराष्ट्र वाले रीजन, गुजरात वाले रीजन के पास ही में थोड़ी बहुत हड्डियां प्राप्त हुई है घोड़े की। और बाकी इसके यूजेस का बहुत ज्यादा प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होता है। एक बात जरूर है कि गुजरात के जो लोग थे वो हाथी पाल रहे थे, है ना, तो ये लोग हाथी पाला करते थे। तो इस प्रकार जो जानवर थे उनका सदुपयोग कर रहे थे ये लोग। ये सिर्फ पशुपालन के संबंधित नहीं थे कि पशुओं को पाला और उनको सिर्फ खाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। जो काम कौन कर रहा था? ताम्रपाषाणकालीन लोग। ताम्रपाषाणकालीन लोग एक अच्छी सभ्यता इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो हर चीज का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो पशुओं को सिर्फ पालते थे किस चीज के लिए? मांस के लिए। वो पशुओं के दूध नहीं दूहते थे, ये कहते थे कि पशुओं का दूध उनके बच्चों के लिए है। जैसा कि आजकल भी बस्तर इलाके की जो गोंड जनजाति है वो यही मानती है कि जो पशुओं का दूध है, गाय का दूध है, वो सिर्फ गाय के बच्चों के लिए है। तो उसी प्रकार ताम्रपाषाणकालीन लोग भी जो है तो दूध नहीं दूहते थे। पर जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपालन में पशुओं को मांस के लिए तो पालते ही थे, साथ ही उनसे बहुत सारा व्यापारिक काम भी लिया करते थे, है ना, बैलगाड़ियां बना लिए थे और उनसे व्यापार में भी सहयोग करवाते थे, है ना। पर और साथ ही उनके दूध को भी दूहते थे और उसका भी व्यापार करते रहे होंगे। तो इस प्रकार ये लोग पशुपालन में भी उन्नत अवस्था में पहुंच चुके थे। व्यापार तो ये सब जगह से मतलब अपने यहाँ आंतरिक व्यापार तो कर ही थे, बाहरी व्यापार भी ये लोग कर रहे थे। खेती की बात करेंगे। अब क्या है कि पहले तांबे का यूज कर रहे थे तो खेती कम कर पाते थे, अब ये कांसे का यूज कर रहे थे। कांसा जो है तो तांबे से थोड़ी मोटी धातु है, कड़ी धातु है, तो इससे ये लोग खेती कर पा रहे थे। बहुत इधर पश्चिमी रीजन पे ये लोग नहीं जा पा रहे थे, जलोढ़ मैदान में जहां पर बहुत अधिक मात्रा में बड़े बड़े मोटे पेड़ हैं वहां पर नहीं गए, क्योंकि अभी लोहे की खोज नहीं हो पाई थी और लोहे के बिना वहां पर खेती करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, जहां पर पेड़ बहुत सघनता में पाए जाते हैं। तो
तो इसीलिए ये सभ्यताएं धीरे धीरे पूर्व से विकसित होना प्रारंभ होती है और फिर पश्चिम की ओर भारत में विकसित होती हैं, जब तक लोहे की खोज नहीं हुई रहती है। तो ये लोग खेती में जो है तो कांसे के और प्रस्तर पत्थर के औजारों का यूज करके खेती कर रहे थे, बैल का यूज करते रहे होंगे, और बहुत सारे फलक और फावड़े नहीं प्राप्त हुए, तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग लकड़ी के हल का उपयोग किया करते थे। कहीं कहीं तो मिट्टी का हल भी प्राप्त हुआ है, पर लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। अभी जुतने के लिए मनुष्य का उपयोग कर रहे थे कि मतलब जानवर का, इसके बहुत अच्छे से प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते हैं। गेहूं और जौ तो ये पहले भी उगा रहे थे, अब चावल, बाजरा, राई और सरसों और तिली, ये लोग तिल भी उगाने लगे थे। इन चीजों को ये लोग प्रचुर मात्रा में उगा रहे थे। और क्या, बहुत प्रचुर मात्रा में, जैसा आप ये कह दो कि एकदम प्रचुर मात्रा में जैसे वैदिक सभ्यता में उगा रहे थे, उतनी खेती ये लोग नहीं कर रहे थे, पर ताम्रपाषाण कालीन लोगों से ज्यादा और एक मतलब अपने उपयोग से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये लोग खेती कर पा रहे थे। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की चीजों को भी उगा रहे थे और अन्नों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कर रहे थे। और अन्न जब अधिशेष रूप में उगाते थे, उस अन्न का उपयोग क्या करते थे, शायद विनिमय प्रणाली करते रहे हो, या फिर मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता जहां पर रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वहां पर जो सूखे क्षेत्र थे, तो वहां पर खाद्यान्न के रूप में अन्न भी शायद सप्लाई करते रहे हो। मतलब ऐसे बहुत सारे अनुमान लगाए गए हैं कि ये लोग अन्न का उपयोग इस प्रकार से भी कर रहे थे। इस प्रकार पशुओं की बात हो गई और अन्न की बात हो गई। तो इस प्रकार हमने यह जानने का प्रयास किया कि इनका जो आर्थिक जीवन था वो 3 चीजों पे डिपेंडेंट था, और व्यापार के लिए ये लोग बहुत ही अग्रणी थे और व्यापार के मामले में बहुत ही जानकार थे। व्यापार के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है कि माप तौल की जानकारी इनको विशेष रूप से थी, क्योंकि क्या हो रहा है कि समुद्रों में बहुत सारे बाट बनाने के हमको कारखाने प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी माप तौल की प्रणाली कैसी थी। जो बहुत सारे बाट प्राप्त हुए हैं, आप एक देख रहे होंगे कि स्लाइड में एक तराजू दिख रहा होगा, तो ये तराजू सिंधु घाटी से संबंधित है और वहीं पर हमको ये तराजू प्राप्त हुआ है। ये दशमलव प्रणाली से प्रचलित थे, और जो इनकी मतलब नाप तौल की प्रणाली थी वो 16 के गुणक में हुआ करती थी। ये 16 के गुणक वाली प्रणाली हमारे भारत में बहुत दिनों तक चलती रही है। जैसे आपको ये कहा गया होगा, आपने सुना होगा शायद कि 1 रुपए में 16 आने होते हैं, है ना। तो जो मतलब बहुत दिनों तक माप तौल होता रहा है वो 16 के गुणक के रूप में होता रहा है। तो इसी गुणक का उपयोग ये लोग भी कर रहे थे, पत्थर के बाट बना रहे थे या फिर कांसे का बाट बनाते थे, है ना। और बहुत सारी सेल खेड़ी करके एक सोप स्टोन करके एक पत्थर होता है, उसका उपयोग करते थे। और जो विभिन्न प्रकार के शायद तांबे के धातुओं के बहुत सारे बाट बना रहे थे। तो जो माप तौल की प्रणाली भी इनमें बहुत उन्नत अवस्था में थी। व्यापार की टेक्नोलॉजी तो इन्हें आ ही रही थी, क्योंकि इनके पास कोई भी चीजें खुद की नहीं थी, ये दूसरी जगहों से लाकर यहाँ पर निर्मित कर रहे थे और अपनी सभ्यता को बढ़ाने का काम कर रहे थे। मृत भांडों का भी शायद ये लोग व्यापार करते रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मृत भांडों के अवशेष भी हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने इनके आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला और जानने का प्रयास किया कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। अब हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे और आगे जो इनकी लिपियां, मुहरे कैसी थी, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ये इसके बाद हम इनके सामाजिक जीवन के आर्थिक जीवन को जाना, और अब हम इनके जो है तो क्या कहते हैं उसको, इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।